परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे आज इस सत्र में हमारे प्यारे प्यारे बच्चों जो कि मेरिट से पास हुए हैं संस्कृति ज्ञान परीक्षा में पूरे देश में, और इसके अलावा हमारे कार्यकर्ता भाई जो इनको लेकर के आए हैं, कई ऐसे हैं जो अभिभावक हैं इनके, कई शिक्षक भी हैं, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्राणवान परिजनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों। मुझे ऐसे पता चला कि मेरिट के स्टूडेंट्स आए हैं। सब मेरिट के हैं? मेरिट में आए हो तुम लोग सब? फर्स्ट सेकंड थर्ड संस्कृति ज्ञान परीक्षा। संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसको जीवन में जान लेना, आत्मसात कर लेना बहुत बड़ी बात है। और संस्कृति ज्ञान परीक्षा में प्रथम आ जाना, द्वितीय आ जाना, तृतीय आ जाना और भी बड़ी बात है। मेरिट में आए हो तो निश्चित रूप से तुम लोगों ने पढ़ा होगा और पढ़ करके तुमने उसको आत्मसात किया होगा। परीक्षा में क्राइटेरिया ये नहीं होता कि पास होना है, ये होता है कि हम उच्चतम स्थान प्राप्त करें, उच्चतम स्थान। और वो उच्चतम स्थान प्राप्त करने के लिए कोई भी छात्र छात्राएँ जो होते हैं वो हमेशा अपनी मेहनत पूरी करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि तुम लोगों ने जो परिश्रम किया होगा वही जानने के लिए किया होगा कि हमारी संस्कृति है क्या। संस्कृति को कल्चर कहते हैं। क्यों कल्चर क्यों कहते हैं? कल्चर क्यों कहते हैं उसको? कल्चर का मतलब होता है साफ करना, सफाई करना, निथारना, सुधारना। हमारी बहनें, तुम्हारी माएँ, तुम्हारे बहनें, तुम्हारी मौसियाँ जो घर में सब्जी बनाती हैं उसको साफ़ करती हैं। पहले ऐसे नहीं बनाती हैं, साफ़ करती हैं उसको। उसमें जो अनगढ़ घास वगैरह घुस गई है उसको निकालती हैं, साफ़ करती हैं। उसको कहते हैं सुधारना। सुधारना संस्कृति का मतलब होता है सुधारना, परिष्कृत करना। परिष्कृति ही संस्कृति है। पहले सबसे पहले संस्कृति की परिभाषा समझेंगे। संस्कृति शब्द जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। संस्कृति का मतलब है वह कृति, वह कार्य पद्धति जो व्यक्ति को संस्कार से संपन्न कर दे। वह कृति जो व्यक्ति को संस्कार संपन्न कर दे। श्रेष्ठतम, वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए कि भारतीय संस्कृति मानव जाति के विकास का उच्चतम स्तर है। भारतीय संस्कृति, हमारे देश में संस्कृति है, सभ्यता थोड़ी कम हो सकती है। हम लोग सड़क पे चलते चलते एकदम दाएं से दाएं हो जाते हैं, दाएं से बाएं हो जाते हैं। एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, बच जाता है कई बार। हम लोग गंदगी करते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, हम असभ्य हो सकते हैं। पर हम संस्कृति में के मामले में आगे हैं। संस्कृति में हम माता पिता का सम्मान करते हैं, हम उनको चरण स्पर्श करते हैं, हम उनके बताए हुए मार्गदर्शन के साथ चलते हैं। माता देवो भव, पितृ देवो भव और गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव, इन तीनों को हम मानते हैं। हम आहार विहार में भी ध्यान रखते हैं, खान पान में भी ध्यान रखते हैं। ये संस्कृति है। तो भारत में संस्कृति का साम्राज्य है और विदेश में, पाश्चात्य देशों में सभ्यता का साम्राज्य है। वहाँ संस्कृति नहीं है। संस्कृति का मतलब है संवेदना से पूर्ण कृति। संवेदना, जहाँ संवेदना हो, जहाँ प्यार हो, आत्मीयता हो, वो संस्कृति है। सबसे पहले संस्कृति को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संस्कृति समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने देश की माटी से कोई प्यार क्यों करता है इतना। महाराणा प्रताप थे, उन्होंने शपथ ली, मैं अपने देश के लिए, अपने राजस्थान की माटी के लिए, अपने मेवाड़ की माटी के लिए कभी गुलाम नहीं होने दूंगा अपने आप को और अपने साथियों को। उन्होंने अकबर से लोहा लिया। अकबर को जानते हैं? अकबर द ग्रेट कहा जाता है उनको। अकबर द ग्रेट कहा जाता है, पर वास्तव में अकबर द ग्रेट नहीं कहा जाना चाहिए। महाराणा प्रताप के बारे में जब जानोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में उनसे बड़ा कोई ग्रेट हुआ ही नहीं इस देश में। 7 फीट 2 इंच की हाइट, इतना ही ऊंचा उनका भाला, लगभग 200 किलो के वजन का उनका बख्तर, इसको कहते हैं ना यहाँ पहनने वाला, और उसको उठा करके पहनते थे। वो पहन करके घोड़े पे बैठते थे। घोड़ा भी ताकतवर चेतक, और उसके बाद उससे लड़ाई लड़ते थे दुश्मनों से। कल्पना करो कितने शक्तिशाली होंगे। और उन्होंने राज्य का लोभ त्यागा, जंगल चले गए। राज्य में तो उनके पिताजी थे उदय सिंह, तो उन्होंने जो रास्ता अपनाया था वो अलग था। 14वीं संतान थे अपने माता पिता के।
और 14वीं संतान होने के बाद उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला कि कितनी प्रतिकूलताएं आई, पहाड़ों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में। जो उदयपुर, तुम लोगों में से कोई उदयपुर के लोग हैं, उदयपुर के बच्चे हैं यहाँ पर? कुछ लोग हैं उदयपुर के? नहीं है? अच्छा, वहीं पुरस्कार हो चुका। उदयपुर बहुत 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 ही पहाड़ियों से भरा हुआ क्षेत्र है, जगह जगह जहाँ झीलें हैं, बड़ा सुंदर क्षेत्र है। मैंने देखा हुआ है और मैं वहाँ होके भी आया हूँ कई बार। उदयपुर में उन्होंने, अकबर ने सेना भेजी विधर्मी बनाने के लिए, मानसिंह की, सवाई मानसिंह की, और सवाई मानसिंह का आक्रमण करने के लिए महाराणा प्रताप के ऊपर। महाराणा प्रताप की 40,000 सेना और उसकी 1.25 लाख सेना, 40,000 सेना में से कुछ ही मरे होंगे, 10,000 मरे होंगे, पर बाकी सब जो हैं जिंदा रहे और 1.25 लाख की सेना मार दी गई और भगा दी गई। इसको कहते हैं शौर्य। ये बचपन से आता है, ये बचपन से आता है। ये अंदर से अपने देश की संस्कृति के प्रति, देश की मिट्टी के प्रति जो मन में सम्मान है, उसको बनाए रखने का जो भाव था उनका। और मित्रों, वो तुम लोग आश्चर्य करोगे कि वो आज़ाद ही जिए और आज़ाद ही मरे। 35 साल तक उन्होंने संघर्ष किया अकबर के साथ, 35 साल तक। वो मोर्चे पे मोर्चे भेजता रहा, सैनिक पे सैनिक भेजता रहा। अंततः स्थिति ये हो गई कि उसके सैनिक भूखे मरने लगे, अकबर के सैनिक। फिर अकबर स्वयं आया और स्वयं लड़ने के लिए आया, और जब वो आया तो उसको वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसकी सेना पूरी तरह से पिछड़ रही थी। और महाराणा प्रताप के पास कितने लोग थे? भील थे, आदिवासी थे, जो उसके लिए, उनके लिए घास की रोटी बनाते थे। अभी आपने गीत सुना ना, जिए देश के लिए जिन्होंने, और सब कितनी विविधताएं सही। वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए ये संस्कृति है। इस संस्कृति के नाते उन्होंने अपने देश को आज़ाद रखा, और देश को आज़ाद, अपने आप को स्वाभिमानी बनाए रख करके कभी भी किसी भी स्थिति में अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया किसी को भी। कई लोग राजा बन गए, कई लोग राजा थे जो मुसलमान बन गए थे, कई लोग राजा ऐसे थे जिन्होंने अपना राज्य सौंप दिया था अकबर को। पर अकबर जब मरा तो अकबर ने मरते समय एक ही बात कही, मेरे जीवन की सबसे बड़ी जो चोट है वो ये है कि मैंने महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। इसको कहते हैं देश के लिए लड़ना, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। चंद्रशेखर आज़ाद जीवन भर क्रांतिकारियों को पोषण देते रहे, और क्रांतिकारियों को पोषण देते देते उन्होंने ये कसम खाई। एक छोटी सी धोती पहनते थे, लुंगी जैसी, और इसी में पिस्टल रहता था उनका। और जब उन्होंने देखा कि क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ सरकार पकड़ रही, क्योंकि अपने ही देश के लोग, अपने ही भारतीय लोग उनके मुखबिर बन रहे हैं। मुखबिर जानते ना, मुखबिर किसको कहते हैं? झूठा गवाह बन जाना और कहना कि हाँ इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये किया था। बस बहुत सारे लोग पकड़े गए, भगत सिंह और इन सबको फांसी हो रही थी। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद एक पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में, जो इलाहाबाद में है, वहाँ गिर गए। और गिरने के बाद फिर उन्होंने तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक इनकी माउज़र पिस्तल थी उनकी, जब तक इनकी माउज़र में गोलियां थी तब तक गोलियां चलाते रहे। आखिरी एक गोली बचा के रखी। अपने इस शरीर को उन गंदे हाथों में नहीं देना चाहते थे, म्लेच्छों के हाथों में, अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। आखिरी गोली से उन्होंने अपने आप को, जब देखा कि सब लोग उस नज़दीक आ गए, काफ़ी लोगों को मार दिया उन्होंने, जितनी उनको निशाना अचूक था उनका। पंडित जी कहलाते थे। और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग जब रहेंगे, देश आज़ाद होगा। ये आज़ादी तुमको आराम से नहीं मिली है मित्रों, तुम लोग को नहीं। मैं अकेला भी ऐसा हूँ जो 1950 में पैदा हुआ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी आज़ादी आराम से नहीं मिली है। आज़ादी संघर्ष से मिली है। आज़ादी मिलती है संघर्ष से, और संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए हमारे लोगों ने बहुत अपनी जानें दी, अपने आप को उसको बलिवेदी पे चढ़ाया, दक्षिणेश्वर की मिट्टी को हाथ में लेकर के फांसी पे चढ़ गए। न जाने कितने, इनके नाम ही नहीं मालूम, न जाने कितने लोग उस भगत सिंह की आंधी में, बहुत सारे लोग फांसी पे चढ़ गए। बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ चल पड़े दांडी सत्याग्रह में और सब में। देखते देखते एक आंदोलन बन गया। श्री अरविंद तपश्चर्या कर रहे थे, पर उनका जो
वंदे मातरम था वो निकल रहा था, प्रकाशित हो रहा था, स्पिरिचुअल स्टडी सर्कल्स बन रहे थे, आध्यात्मिक स्वाध्याय मंडल, और उनके माध्यम से क्रांति हो रही थी। अंग्रेज घबरा गए, उन्होंने कहा कि यहाँ तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, परंतु उन्होंने जो बीज बोए थे, कुछ को राय बहादुर बना दिया, कुछ को पैसे दे दिए, कुछ के घरों में सामान भिजवा दिया। इस तरह से उन्होंने फोड़ फोड़ के लोगों को कपट के माध्यम से जो बनाया था, उस तरह से हमारा देश गुलाम बना रहा है एक प्रकार से 47 तक। 47 के बाद भी हमारी आज़ादी पूरी तरह से हमको मिली नहीं है। अभी भी हमारे देश में कई तरह की समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, कामचोरी है, बहुत कुछ है। ऐसे में सबसे बड़ा जो जोर आता है वो आता है संस्कृति के ऊपर, और संस्कृति का भार शिक्षा के ऊपर है। शिक्षा ही संस्कृति को संभाल सकती है। शिक्षा संस्कृति को कैसे संभालेगी मित्रों? शिक्षा जो है वो कहते हैं पढ़ाई करने की पद्धति को, जिससे हमको ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। पर वास्तव में शिक्षा वो नहीं है। शिक्षा वो है जो विज्ञान के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये इतने नक्षत्र हैं, इतने तारे हैं, इतना पानी है धरती पर, 1% उसमें ऐसा है जो पीने योग्य है, बाकी पीने योग्य नहीं है। ये सब जानकारी, ज्योग्राफी की जानकारी, पूरी की पूरी एस्ट्रोनॉमी की जानकारी, एस्ट्रोलॉजी की जानकारी सब जो दी जाती है, वो सारी शिक्षा कहलाती है। ये शिक्षा है। पर शिक्षा से भी गहरी एक और चीज़ है, उसका नाम है विद्या। शिक्षा है सभ्यता का नाम, जो हमें सभ्यता सिखाए, और संस्कृति है शिक्षा का नाम, संस्कृति है विद्या का नाम। विद्या यानी जो विनम्रता दे। तुम में से किसी को श्लोक मालूम होगा, मैं एक लाइन बोलता हूँ, तुम में कोई मालूम हो तो बाकी लाइन तुम बोल देना। विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रताम, पात्रत्वाम धनम आपनोति। आगे धन से धर्म मिलता है, धर्म से सुख मिलता है ना। पर सीरीज हैं, स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ने के लिए भी स्टेप्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसके बाद कॉलेज। जैसे हमको तो पहली क्लास से कॉलेज में दे दो, कैसे हो जाएगा? स्टेप्स में जाना पड़ेगा। तो स्टेप्स क्या हैं? विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनय देती है, विनम्रता देती है, विनयशीलता देती है, झुकने की बात सिखाती है। झुको, बड़ों के सामने झुको, और जिसके पास ज्ञान हो उसके सामने झुको। विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रता। विनय से ही पात्रता आएगी। पात्रता किसको कहते हैं? योग्यता को, कैपेसिटी। जितना बड़ा पात्र होगा उतने बड़ा बर्तन, उतने बड़े बर्तन में उतना पानी। उसको और बड़ा कर दो तो और पानी आ जाएगा। ऐसा पानी कम पड़ता है हमारे यहाँ, ठंडा पानी पीने की मन में बात आती है। सुराही रखी थी, सुराही से पानी नहीं भरता, पेट नहीं भरता, तो क्या करें? एक मटका रख। पात्रता मतलब बढ़ाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ। प्रतिभा को परिष्कृत करने के 4 सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत प्रतिभा परिष्कार के। पहला सिद्धांत है पात्रता का अभिवर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग। बिल्डिंग योर ओन कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। जितनी आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओगे उतना ही आपको मिलता चला जाएगा। कैपेसिटी है नहीं और आप मांगे जा रहे हो, किससे मांग रहे हो? भगवान से मांगोगे, विद्वानों से मांगोगे, पढ़े लिखे लोगों से मांगोगे, गुरु से मांगोगे, तो भी वो देगा तो रखोगे कहाँ? आपके घर में जगह नहीं है और आप मांगे जा रहे हो कि साहब हमको और 2 फ्रिज और ला दो, 2 सोफ़ा सेट और ला दो। जगह तो बनाओ पहले। पात्रता, पात्रता। विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रता। तो पात्रता पहली पहली कैटेगरी है। मैं विद्या वाली परिभाषा करते करते विद्या ददाति विनयम के बाद बीच में ये प्रतिभा परिष्कार सिद्धांत लिया है। 4 प्रतिभा परिष्कार के 4 सिद्धांत। तुम सबके अंदर प्रतिभा है, तुम परिष्कृत कर सकते हो उसको, और परिष्कृत करने के लिए तुमको सबसे बड़ी योग्यता चाहिए कि वो पात्रता का संवर्धन। पात्रता का संवर्धन, कैपेसिटी को बिल्ड करना, कैपेसिटी को बनाना। कैसे बनती है? अंदर से आती है, अंदर से। ट्राई टू डेवलप योर ओन कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी को डेवलप करो, पढ़ो पढ़ो, निरंतर पढ़ो, कभी भी अवकाश मत रखो, कभी भी प्रमाद मत करो। स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। स्वाध्यायान माँ प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। किताबों के अध्ययन में स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। अच्छी किताबों के अध्ययन में ही प्रमाद मत करो, गुणों का संवर्धन होगा। तो दूसरी जो है वो है रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी।
व्यक्तित्व का परिष्कार। प्रतिभा परिष्कार के 4 सिद्धांत में पहला सिद्धांत पात्रता संवर्धन, दूसरा रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अपने व्यक्तित्व का परिष्कार, इतना आकर्षक बना लो, चुंबकीय बना लो कि तुम्हारे पास देखते देखते लोग आए, बात करें तुमसे बात करना पसंद करें। ये रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी या आपके हाथ में। ये क्रीम से नहीं होगा, मेकअप से नहीं होगा, सॉल्यूशन से नहीं होगा। नहीं, पर्सनैलिटी बनानी मतलब थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लें उससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा, गुणों से होगा, गुणों के संवर्धन से होगा। अपने व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बनाओ, इतना तेजस्वी बनाओ, इतना ओजस्वी बनाओ कि उसको देख करके लोग कहें कि वास्तव में हमारे पास योग्य व्यक्ति है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास विश्वविद्यालय में और शांति कुंज में योग्य व्यक्ति हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे योग्य व्यक्ति दिए, परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे योग्य बनाया, इस योग्य बनाया कि मैं इस संगठन के मार्गदर्शन में, संचालन में एक उपयोगी भूमिका निभा सकूं। तो ये जो दूसरा है रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तीसरा जो मित्रों जो सबसे बड़ी बात है वो है मैनेजरियल कैपेबिलिटी, सुव्यवस्था। सुव्यवस्था, व्यवस्था बनाना हम सबको आना चाहिए, व्यवस्था बनाना हमको नहीं आता। जैसे कहा जाए भाई साहब अब यहाँ तो नीचे बैठा जाएगा, सब कुर्सियाँ निकालो, तो व्यवस्थित व्यक्ति क्या करेगा, सबको लाइन से खड़ा करेगा, सबको काम सौंपेगा, वो खुद भी लग जाएगा। गांधी जी इंग्लैंड में आमंत्रित किए गए, बार एट लॉ बैरिस्टर कर लिया था उन्होंने, बैरिस्टरशिप कर ली थी और बड़े उनकी पत्रिका की वजह से बड़े योग्य माने जाते थे। कुछ लेख लिखते थे और वो प्रकाशित होती थी, मदर इंडिया नाम था और वो प्रकाशित होती थी। तो जो वहाँ के रहने वाले जो प्रवासी भारतीय थे उन्होंने उनका सम्मान करने की सोची, पर कोई जानता नहीं था उनको चेहरे से। भाई वो इसका ज़माना थोड़ी था, फेसबुक का ज़माना और इसका सेल्फी का ज़माना, फ़ोन का ज़माना कि महात्मा गांधी आप अपनी सेल्फी खींच के भेज दीजिए, इनका फ़ोटो मिल जाएगा किसी से, गूगल से मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। ना गूगल था उस ज़माने में, ना कुछ था। मैं जो बात सुना रहा हूँ बहुत पुरानी सुना रहा हूँ। तो मित्रों क्या हुआ कि गांधी जी ने जो टाइम दिया था उस टाइम से 25 मिनट पहले पहुँच गए वहाँ। अब कोई जानता तो था नहीं उनको, तो उन्होंने क्या किया कि जो कुर्सियाँ लगाई जा रही थी वहाँ पे ना, सब उसको व्यवस्थित करना चालू किया, यानी सबकी मदद की। तो आमंत्रित करने वालों ने गांधी जी को नहीं पहचाना, गांधी जी से कहा अच्छा भाई तुम आ गए, चलो बहुत बढ़िया। मतलब सोचा कि एक प्रवासी भारतीय होगा तो तुम भी पानी की व्यवस्था कर दो, तुम ग्लास लगा दो, ये लगा दो। गांधी जी आराम से लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ। जब पूरा टाइम हो गया तो लोगों ने कहा बड़े टाइम के बड़े पाबंद माने जाते हैं, 5 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, तो गांधी जी ने हाथ उठा के कहा मैं यही हूँ आपके बीच में, मोहनदास करमचंद गांधी। ये है गुणों का संवर्धन, ये है सुव्यवस्था। सुव्यवस्था इसको कहते हैं। और अपने आप को व्यवस्थित बना लेना मतलब हर चीज़ को टाइम पे मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट, अपने सेंसुअल डिज़ायर्स का मैनेजमेंट, अपने विचारों का मैनेजमेंट, इन सब का मैनेजमेंट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैं अपने बारे में तो नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उदाहरण है छोटा सा एक। मैं इंग्लैंड गया पहली बार 91 में। तो मैं जब गया तो मुझे भी चेहरे से जानने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। मुझे जो लेने आए थे वो लोग मुझे छोड़ के चले गए स्थान पर, यहीं यज्ञ होगा और आपको सब लोग मंच पर ले जाएंगे और मंच पर ले जाएंगे। आजकल क्या होता है कि मंच पर सीधे ले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कौन कौन है कार्यकर्ता। परंतु उस दिन मैं पहली बार गया था, मैं इंग्लैंड पहली बार गया था। वहाँ पर उन्होंने सारी व्यवस्था चल रही थी, कुर्सी उर्सी। मुझसे किसी ने कहा, मैं और मेरे साथी 2, मुझसे किसी ने कहा भाई साहब आप ऐसे खड़े क्यों हैं, आप कुर्सी लगाइए ना। मैंने कहा ठीक है कुर्सी लगाते हैं, कैसे कैसे लगाना है। कुर्सी लगाई, मैंने मंच भी बनाया, मंच की व्यवस्था बनाई। फिर उसके बाद लोगों ने घड़ी देखी कि डॉक्टर साहब अभी तक आए नहीं। मैंने कहा भाई मैं यहाँ हूँ, जब जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये हर किसी के लिए संभव है। लो प्रोफाइल रखकर अपना अनअज्यूमिंग पोस्चर रखते हुए बिना किसी ज़्यादा उसके आप अपने जीवन को जी सकते हैं। आप अपने जीवन अब तो बड़ी वैसी बात हो गई कि अब हमको सब पहचानते हैं, सब हमारा चेहरा जानते हैं, इसलिए हमको बड़ी दिक्कत होती है काम करने में या वॉलंटियरशिप का काम करने में। तो वॉलंटियर सबसे बेस्ट आदमी होता है, वॉलंटियर सबसे बेस्ट। क्या हो तुम? हमारे गुरुदेव ने कहा मैं स्वयंसेवक हूँ। उनके
श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी जो समाचार पत्र निकालते थे, उन्होंने कहा बस तुम मेरे साथ रहो। गांधी जी आगरा की जो कांग्रेस की वो फोर्स थी युवाओं की, उसको देखने के लिए आने वाले थे। उसके पहले बालकृष्ण शर्मा नवीन एक साहित्यकार थे, वो आए। उन्होंने कहा भाई मैं सबसे पहले तुम्हारे सबसे सर्वश्रेष्ठ वॉलंटियर से मिलना चाहता हूँ। श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ले गए और जाकर के उन्होंने कहा ये श्री राम शर्मा है, ये हमारे सबसे बेस्ट वॉलंटियर हैं, हर काम में सबसे आगे रहते हैं और कभी अपना नाम नहीं चाहते। ये श्री कृष्ण वॉलंटियर के रूप में आपकी पहचान होती है तो आप बहुत बढ़िया हैं, आप स्वयं सेवक के रूप में पहचाने जाते हैं बहुत बढ़िया। परंतु यदि आपकी पहचान साहब के रूप में होती है, आपकी पहचान यदि महामंडलेश्वर के रूप में होती है, महात्मा जी के रूप में होती है, तो वो गड़बड़ है। पर अब मैं क्या करूं, मेरे से डॉक्टर पदवी लग गई है, मैंने एमडी किया है, मेडिसिन में पढ़ाई की है, उसके बाद फिर यहाँ का काम देखता हूँ, तो मेरे को बहुत सारी जगह असुविधा का सामना करना पड़ता है, जब मैं बड़े सामान्य क्रम में रहना चाहता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सुव्यवस्थित रहना जिसको आता है उसको अपनी प्रतिभा को संभालना आता है। तीसरा, चौथा, अग्रगमन, लीडरशिप, लीड द सोसाइटी। देखो भाई, जो असली प्रतिभाशाली होगा ना वो समाज को लीड करेगा। बछेंद्री पाल की तरह से माउंट एवरेस्ट पे जाके चढ़ गई, एक बार नहीं 6 बार गई माउंट एवरेस्ट पे। अभी हमारा एक लड़का कल गया है, हमारा यहाँ से गया है नरेंद्र सिंह परतरोई, 19,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ के आया वो, अभी आज ही आया हमसे मिलने। जो ये हमारे लिए उदाहरण रखा जाता है हिमालयन टास्क। हिमालयन टास्क क्या होती है? हिमालयन टास्क ये होती है कि जिसको आप हिमालय की तरह से पूरा कर सकें। हिमालयन क्या किया? हिमालय सबसे ऊंचाई पे है, सबसे ऊंची चोटी उसकी 29,000 30,000 फीट की ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट है, गौरीशंकर। और जब हम हिमालय को देखते तो हिमालय को देख के हमें लगता है कि हाँ कोई है चीज़ देखने लायक, कोई है। मित्रों, ये आप लोग भी आगे हमेशा मान करके चलना कि विद्या से विनय आता है तो विनय के बाद पात्रता आती है, पात्रता आती है तो फिर पात्रता के साथ साथ 3-4 गुण और आते हैं। ये प्रतिभा के परिष्कार के लिए जरूरी है। इसके बाद हम संस्कृति की परिभाषा हम चल रहे हैं, विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रता, पात्रत्वाम धनम आपनोति। पात्रता बढ़ती है तो धन आता है। धन कौन सा? लक्ष्मी, जो आपके घर में फले फूले, वो नहीं जो आपके घर में व्यसन लाए, जो आपके घर में परेशानियां लाए। वो धन जो आपके जीवन में उपयोगी रहेगा, आपको बाद में काम आएगा। मैं 12 साल का था, मैंने टॉप किया अपने बैच में, अपने प्रांत में टॉप किया मध्य प्रदेश में, तो मुझे स्कॉलरशिप दी गई। मुझे स्कॉलरशिप दी गई 250 रुपये की उस ज़माने में। 250 रुपये उस ज़माने के आज के 2,500 के 2,500-3,000 के ज़्यादा माने जाएंगे और ज़्यादा माने जाएंगे। तो मेरे पिताजी को मैंने ला के दिया, मैंने कहा पिताजी ये, तो उन्होंने कहा गुरुदेव को सौंप दो, तो मैंने गुरुदेव को दे दिया, मेल कर दिया मैंने पोस्ट उसका वो मनी ऑर्डर करके। तो गुरुदेव ने उसमें से 6 रुपये रखे, एक दिन की कमाई बस, बाकी पैसे वापस कर दिए। तो पिताजी ने मेरे नाम से अकाउंट खोल दिया और कहा तुमने इतना बड़ा जेस्चर दिखाया, तुमने इतना बड़ा जो नमूना दिखाया एक विनम्रता का, इसके लिए मैं तुम्हारे को रीडर्स डाइजेस्ट चालू करता हूँ। तुम्हारी जानते ना एक पत्रिका आती है रीडर्स डाइजेस्ट, तो मेरे को रीडर्स डाइजेस्ट मासिक एक अवार्ड के रूप में पिताजी ने चालू की, आज तक चल रही है वो, आज तक उसकी चंदा जो है पूरा भरा जा रहा है। मैं 12 साल का था, आज मैं 66 साल का हूँ, 66 ईयर्स का, बराबर निरंतर पढ़ता हूँ, निरंतर प्रेरणा मिलती। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि धन का सही उपयोग होना चाहिए। धन मिलता, धन का मैं भी दुरुपयोग कर सकता था। भाई शगल आ जाते, बहुत सारे व्यसन आ जाते, दुर्व्यसन आ जाते। आज जो युवा पीढ़ी है दुर्व्यसनों से बर्बाद हो रही है। आज की जो किशोर पीढ़ी है बहुत बचपन से दुर्व्यसन लग जाते हैं। मैं तो न जाने कितनी जगह रुकता हूँ, अपनी गाड़ी रोकता हूँ तो देखता हूँ कि ढाबा है या कोई है और वहाँ छोटा बच्चा कोई काम कर रहा है और बीड़ी पी रहा है, मैं उसको रोक के संभालता हूँ, समझाता हूँ। एक मेरे समझाने से शायद हो सकता है एक आध को किसी को अकल आ जाए और आगे चल के ये लड़का सुधर जाए। पढ़ने से जोड़ता हूँ और बचपन बचाओ आंदोलन से जोड़ता हूँ। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी जी का, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था ना, आपको मालूम है? नोबेल पीस प्राइज़ हमारे यहाँ आए थे और हमारे आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हम उनके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन। तो ये जो धन है, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपनोति। धनात् धर्मम, धन जब आता है धर्म लेके आता है। धर्म यानी कर्तव्य परायणता।
धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी सही मार्ग पर चलना। यदि ये धर्म आ जाए, हमें जीना आ जाए। धर्म का लोगों ने समझ लिया है तिलक लगाना, खड़ाऊ पहनना और खूब तरह के नाटकबाजी करना। सारे महात्मा संत लोग जो हैं नाटकबाजी करते रहते हैं। ये क्या है? ये पूरी की पूरी एक पाखंड है। हमारे देश में धर्म को पाखंड बना दिया गया है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। आपका युग धर्म क्या है? आज का युग धर्म है व्यक्ति के विचारों का परिष्कार। आज का युग धर्म क्या है? राष्ट्र की आक्रांताओं से रक्षा, कश्मीर की रक्षा, बचाना है हमको। अपने देश के कोने कोने में जो आतंकवादी घुसे पड़े हैं उनको निकाल के बाहर करना, ये युग धर्म है। तो जितने भी धर्म के से रिलेटेड जितने भी हैं वो सब के सब आपको समझना पड़ेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ अर्जुन का। अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए आया तो उसी ने प्लानिंग की थी पूरी, कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, कौन प्लानिंग में होगा, ये सब, और उसने श्री कृष्ण के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। पर जैसे ही वो आया महाभारत के लिए युद्ध लड़ने के लिए, उसका हाथ कांप गए। देखो भाई, जब एग्जामिनेशन पेपर आता है तो तुम्हारे हाथ भी कांपते होंगे, कांपते हैं कि नहीं बताओ, है ना? ऐसे उसके भी हाथ कांप गए। उसने कहा अरे मेरे दादाजी, मेरे भीष्म पितामह, मेरे गुरु, कुलगुरु, मेरे आचार्य सब के सब सामने खड़े हैं और मैं इनसे कैसे लड़ूंगा? विदुर जो हमारे सबसे बड़े पूज्य हैं, बड़े महात्मा हैं, महात्मा विदुर, वो भी खड़े हैं सामने, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा? मैं इनको युद्ध में कैसे मारूंगा? तो वो अवसाद रोग का शिकार हो गया, डिप्रेशन का। और डिप्रेशन के शिकार होकर के उसने अर्जुन श्री कृष्ण से कहा, खूब सारी विद्वत्ता की बातें कहीं बहुत सारी, कि ये मारना नहीं चाहिए, आप गलत काम कर रहे हैं, मारने का काम गलत है। अच्छा, प्लानिंग खुद ने बनाई है मारने की और कह रहा है गलत है। और उसके बाद कहता है न मैं योद्ध स्थिति में मन्ये, मैं मानता हूँ कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, मेरा युद्ध लड़ने का मन नहीं। तो भगवान फिर उसको लताड़ लगाते हैं। कुतस्त्वा कश्मलम विदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तेरे को कहाँ से ही असमंजस आ गया? तेरे को एक कायरता तेरे के अंदर कहाँ से पैदा हो गई? क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, एक क्लीव भाव तेरे अंदर कहाँ से आ गया? अरे उठ 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 के युद्ध कर। इसको सबसे पहले अपने अंदर के हृदय की दुर्बलता को निकाल। जो सबसे बड़ा जो कारण है हमारे देश में धर्म का पालन न कर पाने का, वो हमारे अंदर की कायरता है। हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते, उसके कारण क्या? अंदर की क्षुद्रता, दुर्बलता। क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। उनको दोनों को छोड़, क्षुद्रता को, दुर्बलता को। तुम लोग भी याद रखना मित्रों, क्षुद्रता छोटापन, दुर्बलता कमजोरी। कमजोरी और दुर्बलता सबसे बड़े दुश्मन हैं हर एक के। आपके ऊंचे टारगेट पर पहुंचने में हमेशा आपको रोकेंगे। इसलिए क्षुद्रता को रोको, दुर्बलता को रोको और त्यक्तोत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ याद रखना, उत्तिष्ठ, उठो, उठ के खड़े हो जाओ। उठ के खड़े हो जाओ का मतलब क्या होता है? तैयार रहो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। स्वामी विवेकानंद ने पूरे हमारे देश को, जो गुलामी से घिरा हुआ था और जो बिल्कुल उदास हो गया था कि शायद कुछ नहीं होगा, उसको उन्होंने एक संदेश दिया, कठोपनिषद का वाक्य सुनो और इसको अपने जीवन में उतारो। देखते देखते मित्रों लोगों के अंदर जान आ गई और न जाने कितने लोग, हमारे गोखले, हमारे गोखले के अलावा हमारे तिलक, जितने भी थे, इन सब के अंदर जान आ गई। इन्होंने कहा हाँ, विवेकानंद सही कह रहे हैं। विवेकानंद तो 1902 में चले गए। 1902 के बाद गांधी आए। गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए, उन्होंने आकर के कमान संभाली। ये वरिष्ठ थे उनके, तिलक और गोखले, और इन सब के बाद मिलकर के इनके साथ साथ कांग्रेस की कमान संभाली। धीरे धीरे देश आज़ादी की ओर बढ़ने लगा। मित्रों, ये जो क्षुद्रता है, हृदय की दुर्बलता है, ये आदमी की सबसे बड़ी वो है। तो धनात् धर्मम, धन से क्या आता है? धर्म आता है। आज क्या है? धर्म में धन आ रहा है, पर धन से धर्म नहीं आ रहा है। धर्म में धन आ रहा है, मंदिरों में खूब पैसा है, चढ़ावा खूब चढ़ता है, बहुत चढ़ता है। अरे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर, उसका जो पुजारी है, उसने शादी की तो उसने कम से कम 40-50 किलो सोना चढ़ाया अपनी लड़की की शादी में। क्या मेहनत की थी उसने? क्या सोने की खदान मिल गई थी उसको? नहीं, जो पैसा हम लोगों ने चढ़ाया जाके बेवकूफ़ की तरह से, वो पैसा उसने अपनी लड़की को चढ़ा दिया।
अपने दामाद को चढ़ा दिया। धन भरा हुआ है मठों में, धन भरा हुआ है मंदिरों में, इस धन को भगवान के काम में लगना चाहिए। धन से धर्म आता है, धर्म जब उसमें लगेगा तब आनंद आएगा। ये आदमी को आज समझना पड़ेगा कि असली चीज ये, धनात् धर्मम ततः सुखम, तब सुख आता है। सुख कहाँ से आएगा? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में, अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? तो शांति के लिए क्या करें? ध्यान करें, मेडिटेशन करें, गायत्री मंत्र का जप करें और रेगुलर अपने चिंतन पे अपना निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण, आत्मपर्यवेक्षण, अपना खुद का निरीक्षण, खुद का सर्वे करिए। अपने आप को अच्छे विचारों में स्नान कराने की कला सिखाएं। अच्छे विचारों में स्नान करने की कला का नाम है ध्यान। अच्छे विचारों में स्नान कराने की कला का नाम है ध्यान। जिस दिन आपको ध्यान करना आ जाएगा उस दिन आप देखना कि आपकी कैपेसिटी खूब बढ़ जाएगी। तो ये जो विद्या है, सुसंस्कारिता है, ये हमारे देश में ही है और कहीं नहीं है। हमारे देश में गीता एक ग्रंथ के रूप में है, आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में है, और एक आजकल एक पैटर्न चल पड़ा है कि ये सारे के सारे जितने भी हमारे संगठन हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, इनमें गीता पढ़ाई जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने जैसे मोदी जी से कहा है और मैंने और भी लोगों से कहा है, शिक्षा मंत्री से भी कहा है, पूरे देश में पहली क्लास से गीता को अनिवार्य कर दीजिए, पहली क्लास से ऊपर तक, क्योंकि गीता में धर्म का संदेश है, मानता हूँ, पर गीता में जीवन जीने की कला का शिक्षण है। मैं एक श्लोक सुनाता हूँ, तद यानी उस ज्ञान को, उस ज्ञान को, विद्धि जानो, विद्धि यानी जानो, उस ज्ञान को जानो जिस ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होगा। उस ज्ञान को कैसे जानो? तद विद्धि प्रणिप्रातेन, प्रणाम करो। किनका? परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछो सेवा के भाव से, निष्कपट भाव से। किनके? ज्ञानियों तत्वदर्शी महात्माओं के, ज्ञानियों तत्वदर्शी पुरुषों के, जिन्होंने अपने जीवन में इस चीज़ को उतारा है और बड़ी गहराई से उतार करके अपने जीवन को वैसा महान बनाया है। तद विद्धि प्रणिप्रातेन प्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो उपदेश देंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी तत्वदर्शी तुझे उपदेश देंगे, तुझे बताएंगे क्या करना चाहिए। चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब बच्चे जितने यहाँ से मेरिट के बच्चे आए हैं, जितने मेरिट में नहीं आए तो भी उनके टीचर्स आए, आप सबको गीता पढ़नी चाहिए। एक श्लोक पढ़ो, संस्कृत बहुत सिंपल है, बहुत सरल आ जाएगा, आराम से आ जाएगी समझ में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे 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 आपको शौक लग जाएगा, आपको चाव लग जाएगा, फिर आपको गीता के माध्यम से बहुत सारा मार्गदर्शन मिलने लगेगा। गीता आपके जीवन में, दैनंदिन जीवन में, परम पूज्य गुरुदेव ने गीता से के माध्यम से, गीता, गंगा, गायत्री, गौ, इन सब के माध्यम से, गुरु, इन सब के माध्यम से कितना बड़ा मार्गदर्शन स्वरूप बना दिया हमारे सामने, इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया गायत्री परिवार के रूप में। तो मित्रों, ये जो चीज़ें हैं ये केवल संस्कृति में और ज्ञान में है। ज्ञान और विज्ञान, दो फैकल्टी होती है ना, ज्ञान और विज्ञान। एक फैकल्टी अज्ञान, तो कुछ जानने नहीं चाहता, अज्ञानी कुछ जानने नहीं चाहता, पर ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान यानी संस्कृति और विज्ञान यानी सभ्यता। विज्ञान ने हमारा विकास किया है कि नहीं? विज्ञान ने हमारा ढेर सारी चीज़ों का आविष्कार किया, विज्ञान ने हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी, विज्ञान ने हमें वायुयान दिए, विज्ञान ने हमें टेलीस्कोप दिया ऊपर देखने के लिए, पर ज्ञान ने हमें सही अर्थों में कहा जाए हमें अंदर झांकने की पद्धति दी। ज्ञान ने हमें माइक्रोस्कोप दिया कि अपनी आत्मा को देखो, अपनी आत्मा को देखो। सी यूर सेल्फ, आत्मनम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य, आत्मावरे मंतव्य, आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे निधिध्यासव्य। इसके अंदर बैठ के सोचो। तो हमारे ऋषियों के पास तो कोई वो नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, पर ऋषियों के पास ध्यान साधना करने का एक तंत्र था जिसके माध्यम से उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो मित्रों, तुम लोग यहाँ आए हो तो एक सबसे बड़ा लाभ तुम जो ले सकते हो वो ये ले सकते हो कि यहाँ के साहित्य से परिचित होकर के जो तुमको अच्छी लगे, एक किताब, केवल एक किताब अच्छी लगे, उसको लेके जाना। अपनी खरीदी हुई किताब पे अपने को बड़ा गौरव होता है। हम मेरिट की परीक्षा में गए थे और वहाँ हमको पुरस्कार दिया गया, हमारे फ़ोटो भी खींचे गए, उसके बाद हम एक किताब खरीद के लाए वहाँ से। मैं एक किताब खरीद के लाया था विवेकानंद केंद्र से, जब मैं 12 साल का था, जब विवेकानंद की 100वीं शताब्दी मनाई जा रही थी। ये था 1863
मैं उनकी जन्म हुआ था, 1963 की बात थी। तो 1963 में 13 साल का था मैं एक किताब खरीद के लाया था। उस किताब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी पूरी पूरी। एक किताब अनटू दिस लास्ट, अंत्योदय, अंतिम आदमी तक पहुँचे सब कुछ, उसने गांधी जी की ज़िंदगी बदल दी। अनटू दिस लास्ट तुमने पढ़ा होगा गांधी जी के बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे जीवन में अगर आएंगी तो वास्तव में संस्कृति आएगी। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा इसी उद्देश्य के लिए है। संस्कृति ज्ञान दे, संस्कृति विज्ञान के साथ एफिलिएट करे, दो जोड़े, विज्ञान से जोड़े। विद्याम च अविद्याम च सा विद्याया विमुक्तये विद्याया अमृत विष्णुते। जो विद्या वो जो अमृत देती है, वो विद्या अमृत देने वाली, वो हमारा उपनिषदकार लिखता है कि अविद्या को उपेक्षा मत करो, विज्ञान की उपेक्षा मत करो, विज्ञान को भी पढ़ो पर विद्या को भी पढ़ो, और विद्या और अविद्या दोनों को मिला करके पढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ? विद्या और अविद्या, विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान, सभ्यता और संस्कृति दोनों को मिलाओ और दोनों के साथ मिल करके पढ़ो। जब साथ मिलकर पढ़ोगे तुम प्रगति करोगे, तुम डॉक्टर भी बनोगे, इंजीनियर भी बनोगे, एस्ट्रोनॉट भी बनोगे, और देखते देखते राष्ट्र के लिए जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं उनमें भी काम करोगे। परंतु अपने घर में एक अच्छे परिवार के मेंबर बनोगे, अपने पिता बनोगे, माता बनोगे अच्छे, और अच्छे सदस्य बनकर तुम अपनी संस्कृति को घर घर में फैलाने का काम करोगे। मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि तुम लोग इस बात को समझ सकोगे कि हमारी संस्कृति कितनी डेप्थ तक भरी पड़ी है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि, कृषि ना, कृषि। और हॉर्टिकल्चर का मतलब गार्डन बनाना, गार्डन बनाना। और फ्रूटिकल्चर का मतलब फ्रूट्स पैदा करना, है ना। और सिल्वीकल्चर का मतलब रेशम, रेशम पैदा करना, रेशम की कीड़ों से रेशम पैदा करना। ये क्या है? कल्चर वर्ड क्यों जोड़ दिए इनके साथ? कल्चर को क्यों जोड़ दिया वहाँ पे? कल्चर का काम होता है निराई गुड़ाई, कल्चर का काम होता है निराई गुड़ाई, खुदाई, बोवाई, सिंचाई, बीज को बनाना, बीज को डालना, अच्छे बीज को डालना, बुरे बीज को निकाल देना। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो हमारे देश में फसल नहीं होगी, गेहूँ नहीं होगा, चावल नहीं होगा, अनाज नहीं होगा। फिर क्या होगा? लोग परेशान हो जाएंगे। अरे वो जहाँ बहुत सारे जहाँ घास निकल आए थे हमने तो उनको तो निकाला ही नहीं। अरे उन घासों को पहले निकालना चाहिए था। इसलिए क्या करते हैं, वो बेल को लेके चलते हैं, अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, बेल को लेके चलते हैं और बेल के साथ साथ वो पूरी जितनी भी घास है, जिसको कहा जाता है खरपतवार, उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। फिर उसके बाद वो चलते हैं, उसके ऊपर बैठ के चलते हैं, हल के ऊपर खड़े हो जाते हैं, पाटा कहते हैं उसको, पाट देते हैं, पूरा खेत को प्लेन कर देते हैं। उसके बाद फिर बीज डालते हैं, फिर उसके बाद फिर सिंचाई करते हैं। ये प्रोसेस है, हर चीज़ की स्टेजेस हैं। ये जो कल्चर है यह आपके जीवन में एक नया व्यक्तित्व पैदा करने की कल्चर है। एग्रीकल्चर, मैंने जितनी चीज़ें बता दी सारी कल्चर, इनके साथ कल्चर शब्द क्यों जोड़ा गया? कल्चर का मतलब होता है ग्रोथ, विकास, परिष्कृति, परिष्कार करना, और परिष्कार करके नया बना देना। जब नया बन जाएगा तो आनंद आ जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव माता जी से कि आप सब यहाँ से जाओ तो अपने जीवन को ऊंचाइयों पे उठाते हुए चले जाओ। मैं एक चीज़ की प्रार्थना करूँगा कि हर जितने भी शिक्षक साथ आएँ, माता पिता आएँ, जन्मदिन संस्कार घर में जरूर मनाएं। साल में एक बार जब आता है बच्चे का जन्म तो जन्मदिन संस्कार जरूर मनाएं। दूसरा, विद्यारंभ संस्कार जरूर मनाएं। जिस दिन से विद्यारंभ हुई वो विद्यारंभ को भी मनाना चाहिए। ज्ञान दीक्षा समारोह मनाइए अपने स्कूल में, और दीक्षांत समारोह मनाइए जब समाप्त हो गई पढ़ाई तो, है ना, समावर्तन समारोह। विद्यालयों में योग प्रशिक्षण भी होना चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी होना चाहिए, आप लोगों का ब्लड का चेकअप भी होना चाहिए रेगुलर। हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, हम कहीं कीड़े, पेट में कीड़े वगैरह तो नहीं है, और कोई समस्या तो नहीं है। खान पान, आहार विहार, नियमित दिनचर्या। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। योग दुखनाशक होता है। लोग कहते हैं योग रामदेव जी का होता है जिसमें हाथ पे घुमाए जाते हैं। नहीं, वो नहीं है, वो तो योग का एक अंग है। आसन, अष्टांग योग में एक अंग है आसन। पर युक्त आहार विहार, युक्त स्वप्नावबोधस्य, नींद, जागना, जागते हैं तो कैसे जागते हैं, इसको सारे को समझना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से संबंधित छात्रों को वृक्षारोपण करना चाहिए। अपने जन्मदिन पे भी एक वृक्ष लगाओ,
अभी हमारे पर्यावरण मंत्री की डेथ हुई है 3 दिन पहले। उनका नाम है अनिल माधव दवे। मेरे अच्छे मित्र थे, अभी हम 1 साल पहले मिले भी थे। और उन्होंने जो अपनी 60 साल के थे, और उन्होंने अपनी जो शादी भी नहीं की थी, उन्होंने जो एक काम किया था, हर साल वो कई पेड़ लगाते थे, 1000 10 हज़ार पेड़। तो मोदी जी ने उनको पर्यावरण मंत्री बना दिया। उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट चालू किए। उन्होंने कहा मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, 4 साल पहले लिख गए अपने मरने के, मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि वृक्ष लगाए जाए मेरी स्मृति में। मुझे कोई स्मृति समारोह नहीं चाहिए, मुझे कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे कोई परीक्षा नहीं चाहिए, मुझे कोई मेडल पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही चीज़ चाहिए कि वृक्ष लगाए जाए। मित्रों तुम लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। अपने जन्मदिन पे, माता पिता के जन्मदिन पे, माता पिता के विवाह दिन पे वो लगाओ। स्वच्छता अभियान, हमारे देश को स्वच्छ रहना चाहिए कि नहीं, सभ्य बनना चाहिए कि नहीं, स्वच्छता में हम मदद करेंगे। जल संरक्षण, हमने गंगा स्वच्छता अभियान चालू किया है। गंगा को हमने 2015 से चालू किया, 16, 17 तीसरा साल है। हमने गंगा प्रज्ञा मंडल बना दिए हैं, गंगा के दोनों तरफ लोगों में जागृति पैदा की है। और एक ऐसा उद्देश्य लेके चले हैं जिसमें कि हम 2026 तक गंगा को ऐसा बना देंगे कि गंगा में आसमन करना किसी को नुकसान नहीं लगेगा। ये लगेगा गंगा बहुत पवित्र नदी है अपनी। गंगा की सहायक नदियों में भी स्वच्छता अभियान, गंगा में भी स्वच्छता अभियान, सब में स्वच्छता अभियान चलेगा। जल संरक्षण, इसका नाम भागीरथी जलाभिषेक अभियान नाम रखा है हमने। नशा उन्मूलन, तुम लोग रोको बेटा। तुम जाओ गुटके वाले के पास और कहोगे तुमने गुटके की दुकान हमारे स्कूल के पास क्यों लगाई, तुमको मालूम है ये इलीगल है। तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए, साहस, अंदर का जो इनर साहस है ना, जब वो पैदा होगा तो तुम 10 लोग जाओगे तो वो 10 लोग, अकेला बेचारा भाग जाएगा वहाँ से और उसके बाद दुकान हटा लेगा वहाँ से। विद्यालयों में प्रदर्शनी लगाओ, नुक्कड़ नाटक बनाओ। नुक्कड़ नाटक बना करके तुम भी खेलो उसमें, और कुछ नहीं करना पड़ता, कोई नई ड्रेस नहीं पहननी पड़ती, अपनी जो ड्रेस है इसी पे एक दुपट्टा बांधा और चालू हुए, एक लड़का बन गया, एक लड़की बन गया। नुक्कड़ नाटक से सामाजिक जागरूकता पैदा करना। लघु कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण स्वावलंबन के माध्यम से, अपने पैरों पे भी खड़ा करना है। तो हमने 200 प्रकार के गृह उद्योग चालू किए हैं, तुम भी उनको सीखने की कोशिश करना। यहाँ 1 महीने का शिविर चलता है जिसमें सिखाया जाता है, 1.5 महीने के शिविर में और ज़्यादा सिखाया जाता है, और 45 दिन का शिविर चलता है। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना पर्यावरण से जो सहयोग कर सकें ऐसे उद्योग सिखाते हैं। और एक सबसे बड़ी तुम लोगों से जो वो करवाएं, तुम छोटे हो अभी, तुमको मालूम नहीं है, दहेज विरोधी जागरूकता लाना। हम दहेज न लेंगे न लेने देंगे। तुमको हाथ ऊंचा करके बोलना पड़ेगा। एक हाथ ऊंचा करो, ये वाला हाथ ऊंचा करो, बोलो हम दहेज न लेंगे न लेने देंगे। किसको नहीं लेने देंगे? माता पिता को। माता पिता को रुकना पड़ेगा। माता पिता लेने चले जाएंगे, अरे भाई हमारा लड़का MA हो गया, MSc हो गया, PhD हो गया, IAS हो गया, इसके लिए 60 लाख का दहेज, 70 लाख। मत बिकना, अपने आप को बेचना मत। और तुम देखना तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे दूल्हे और अच्छी सी दुल्हन मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी गारंटी हमारी है। लास्ट में कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे। कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता, कन्या को आने से क्यों रोक देते हैं, ये समझ में नहीं आता। कन्या ही तो उस घर की रक्षक है। कन्या बहन बनती, माँ बनती है, और वही हमारे जीवन का आधार बनती है। माँ, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, पर हम कन्या को आने से रोक देते हैं। इस बारे में एक संकल्प ओढ़ लो, हाथ ऊंचा करो फिर से भाई ना। हम भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। अब आपकी पारी में गेंद है कि आप कितने सूत्रों का जीवन में पालन करते हैं, और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं तो आप सारे सूत्रों को क्रमशः आत्मसात करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे थपलियाल जी भाई साहब, भदौरिया जी भाई साहब, श्रद्धेय डॉक्टर साहब से विनम्र अनुरोध कि वे कुछ समय के लिए यहाँ पे बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए आएंगे। नाम बोले जाएंगे, वो बच्चे आते जाएं। कक्षा 5 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सुथर हेतावी त्रिपदा प्राथमिक शाला वयाद अरावली जिला। अगले क्रम में पटेल फैनील HB कपाडिया स्कूल अहमदाबाद। कक्षा 6वीं द्वितीय स्थान सांगवी नेगम NC
किशोर विद्यालय अहमदाबाद। तृतीय स्थान रावरी प्रवीण कुमार, शेरपुरा प्राथमिक शाला। अगला क्रम कक्षा 7वीं शाह डोली, HB कपाडिया न्यू हाई स्कूल अहमदाबाद। कक्षा 8वीं द्वितीय स्थान सोगरा आरती, श्रद्धा प्राथमिक विद्यालय सुरेंद्र नगर। कक्षा 9वीं प्रथम स्थान दबी मेधा, श्री स्वामीनारायण स्कूल गांधीनगर। तृतीय स्थान वर्मा पार्थ, शिव माध्यमिक शाला अहमदाबाद। कक्षा 10वीं परमार भाविशबेन, ग्राम सेवा उत्तर बुनियादी विद्यालय अरावली। कक्षा 10वीं में तृतीय स्थान सेवक रोहित, अहमदाबाद। कक्षा 11 मकवाना हेतल, द HBK न्यू हाई स्कूल अहमदाबाद। कक्षा 11वीं सिपाही समीर, सर्वोदय हाई स्कूल महसाणा। कक्षा 12 प्रथम स्थान गोहिल जयदीप, विनय मंदिर बनासकाठा। द्वितीय स्थान प्रजापति खुशबू, न्यू हाई स्कूल अहमदाबाद। महाविद्यालय भाग 1 तृतीय स्थान सोनी भाविकाबेन, बनासकाठा। महाविद्यालय भाग 2 प्रथम स्थान राणा खुशबू, सूरत। तृतीय स्थान दवी विवेशी, बनासकाठा। दवी विवेशी, बनासकाठा। बहुत बहुत धन्यवाद।